लाइफ स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको सुनाती हूँ धारावाहिक कहानी एक तानाशाह की मौत। अरे, सुबह के 7 बज गए, आप उठे नहीं? सैर करने नहीं जाना क्या? प्रश्नों की बौछार कानों में पड़ते ही प्रभात ने आंखें खोल दी। चेहरे पर असमंजस और चिंता के भाव लिए चाय का प्याला हाथ में पकड़े उमा सामने खड़ी थी। कप टेबल पर रख कर माथा छू कर बोली, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? अरे हाँ, ठीक हूँ। आज जरा देर से क्या उठाओ तुमने तो सवालों की गोली दागना शुरू कर दिया। रात देर से सोया था, आज सैर रहने देता हूँ। जरा अखबार तो ले आओ। प्रभात रोज सुबह 7 बजे से पहले ही सैर करने निकल जाते थे। मित्रों के साथ सैर और गपशप करके 8 बजे के बाद घर लौटते थे। इस बीच उनकी बेटी चारू खास खबरें पढ़कर अखबार पापा के टेबल पर रख दिया करती थी। वो बैंक में काम करती थी और 9 बजे तक घर से निकल जाती थी, इसलिए सबका नाश्ता सब्जी इत्यादि बनाकर उमा 9 बजे तक फ्री हो जाती थी। लंच के समय ताज़ा फुल्के ही बनाने होते थे। प्रभात सेवानिवृत्त हो चुके थे। सेवानिवृत्त ने आन-बान तो कम कर दी थी, परंतु उनकी अकड़ किसी को कुछ न समझने का घमंड अभी बरकरार था। चारू के जाने के बाद पति पत्नी नहा धोकर नाश्ते से फारिग हो चुके थे। उमा घर के अन्य काम निपटा लेती थी, साथ ही मेड शांताबाई से बतियाती हुई उसके काम पर नज़र भी रखती थी। शांताबाई चलती फिरती रेडियो थी, जो कॉलोनी की खबरें ब्रॉडकास्ट करने में एक्सपर्ट थी। उमा उससे संभल कर बात करती थी कि कहीं वो चुगली कर पड़ोसियों से ना लड़वा दे। उनका बेटा कुणाल भारतीय नौसेना के बेस ऑफिस में मैनेजर के पद पर आसीन था। 2 साल पहले उसका विवाह कर दिया था अपनी पत्नी कविता और 1 साल की बेटी रिया के साथ। विशाखापट्टनम में रहता था। आंगन में अखबार पढ़ा ना देख ये सोच कि चारू ले गई होगी, उमा ऊपर उसके कमरे में जा पहुंची। आज चारू जल्दी कैसे उठ गई? रोज तो वही अखबार और चाय लेकर उसे उठाने आती है। ये तो चमत्कार हो गया। पति लेट और बेटी जल्दी उठ गई। उमा के होठों पर मुस्कान दौड़ गई। कमरे में चारू और अखबार दोनों नदारद थे। कपड़ों की अलमारी खुली पड़ी थी, कुछ कपड़े जमीन पर पड़े थे, कुछ सामान भी बिखरा हुआ था, जैसे जल्दबाजी में चीजें ढूंढी गई हों। कहीं चारू। उमा की घबराई नजरें जैसे ही बेड पर पड़ी, एक कागज की ताक के नीचे दबा दिखाई दिया। उसने डर कर दिल थाम लिया। क्या चारू भाग गई? नहीं, आज ऑफिस जल्दी बुलाया होगा, तभी मैसेज छोड़ गई है। कांपते हाथों से उसने कागज उठाया। इससे पहले कि वो कुछ पढ़ पाती, प्रभात की पुख्ता आवाज़ सुनाई दी। क्या माँ बेटी दोनों अखबार पढ़ने बैठ गई हो? नीचे क्यों नहीं लाती? मेरी चाय भी खत्म हो गई है। पति के गुस्से से तो उमा भी कांपती थी। बच्चे भी पापा से उतनी ही बात करते जितनी ज़रूरी होती, क्योंकि पापा एक लाइफ टाइम बम थे जो कभी भी फट पड़ता था। बच्चे अपनी बात माँ से ही शेयर करते थे। पापा से कोई बात मनमानी हो या अनुमति लेनी हो तो उमा को ही माध्यम बनाया जाता। बेचारी उमा को इस कारण अक्सर प्रभात का कोपभाजन बनना पड़ता। बच्चों को माँ के करीब देखकर उनकी एक ईगो को ठेस पहुँचती और इस बात का ताना अक्सर उन्हें देते रहते। बेटा विवाहित और 2 होने की वजह से उनके गुस्से से बच जाता था, परंतु अब चारू ही एकमात्र संतान थी जो पापा के गुस्से का शिकार बनती थी। प्रभात की सख्त मिजाजी और सबको काबू में रखने की आदत से पूरा परिवार आतंकित और परेशान था। सेवानिवृत्त होने के बाद उनका सारा फोकस माँ बेटी पर ऐसे था जैसे जेलर का कैदियों पर। उमा जानती थी एक दिन ऐसा होकर रहेगा। जवान बेटी कब तक शिकंजे में कसी रहेगी? बिना पढ़े खत का मजमून वो भाप गई थी। सूखे पत्ते जैसी कांपती वो सीढ़ियां उतर गई। प्रभात गुस्से में तने कुर्सी पर बैठे थे।
उमा के हाथ में अखबार ना देखकर उठ खड़े हुए। चारों की इतनी हिम्मत हो गई कि मेरे घर में होने पर भी अखबार 8 बजे से पहले वापस नहीं करेगी। जी शायद आज अखबार नहीं आया। दिमाग ठीक है तुम्हारा? ठीक से देखो कहीं इधर उधर गिर गया होगा। तभी उनकी निगाह उमा के हाथ में पकड़े कागज पर पड़ी। ये क्या है हाथ में, इधर लाओ। उमा की आंखें डबडबाईं, बहुत सी खड़ी रही, बुत सी खड़ी रही। अब क्या होगा, जाने क्या लिखा है इसमें। प्रभात ने आगे बढ़कर कागज छीन लिया। सुंदर लिखावट में मम्मी पापा लिखा देखते ही चश्मा उठाकर लगा लिया। जैसे जैसे खत पढ़ते जाते थे चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। गुस्से का लाल रंग पीला पड़ता गया। चढ़ी हुई भौहें ढीली पड़ने लगी। पत्र हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा और मुट्ठियां कस गईं। माथे पर आया पसीना देख उमा घबरा गई और जल्दी से जग से पानी भर गिलास उन्हें पकड़ा दिया। लेकिन प्रभात ने गिलास फर्श पर दे मारा। स्टील का गिलास टूटा तो नहीं, लेकिन पानी चारों तरफ फैल गया। सुनो जी, बताओ ना ऐसा क्या लिखा है इस कागज में जो आप इतना तमतमा गए हो? क्यों नाटक कर रही हो जैसे तुमने पढ़ा ही नहीं? सब तुम्हारी ही मिली भगत होगी बेटी को भगाने में। तुमने शह दे रखी थी ना उसे, अब मुंह काला करके भाग गई ना। प्रेम की नींव विश्वास पर टिकी होती है, लेकिन प्रभात के शक्की दिमाग को उमा की हर बात झूठी लगती थी। इसलिए वो जानती थी ऐसा ही कुछ सुनने को मिलेगा। क्या कह रहे हैं आप? मुझे कुछ नहीं पता। कांपते हाथों से उठा उमा खत पढ़ने लगी। मम्मी पापा प्रणाम। जब तक ये पत्र आपको मिलेगा मैं आप दोनों से बहुत दूर हो चुकी होंगी। मैं और शेखर आज रात 12 बजे इस शहर से बहुत दूर अपनी अलग दुनिया बसाने जा रहे। बिना बताए जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आप तो जानती ही ना मम्मी, मैंने पापा को मनाने का कितना प्रयास किया। आपने भी कोशिश की, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए। माफ़ करना मम्मी, मेरी वजह से आपको भी पापा से कितनी फटकार झेलनी पड़ी। भैया ने भी पापा को पत्र और फ़ोन से हमारी शादी के लिए मनाने की कोशिश की, लेकिन पापा उनसे भी नाराज़ हो गए। हम चाहते थे कि दोनों परिवारों के आशीर्वाद से ही हम अपना रिश्ता जोड़ें। शेखर के पेरेंट्स उसका रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन पापा ने उनकी भी बेइज्जती कर डाली। इसके बाद भी वे शेखर की खुशी के लिए मुझे अपनाने को तैयार थे। क्या कमी है पापा शेखर में? हम साथ कॉलेज में पढ़े हैं, एमबीए करके वो यहीं एक कंपनी में मैनेजर लगा हुआ है। अच्छी सैलरी है, संभ्रांत परिवार से है, हैंडसम है। उसके पापा एक माने में बिजनेसमैन हैं, बड़ा भाई विदेश में सेटल है। आपकी बेटी को उस घर में कोई दुख या परेशानी नहीं होती। मेरी नौकरी से भी उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। फिर पापा आप क्यों नहीं माने? मैं आपकी इकलौती बेटी हूँ, इसी शहर में आपकी आंखों के सामने ही रहती। मैं हमेशा मर्यादा में रही हूँ पापा। क्या इससे पहले आपने मेरे बारे में कोई गलत बात सुनी? कॉलेज के अंतिम वर्ष में शेखर ने मुझे प्रपोज किया। मैंने उसे ये कहकर टाल दिया कि एग्ज़ाम नज़दीक हैं, पढ़ाई पर ध्यान दो और अपने पैरों पर खड़े होकर दिखाओ। जब हम दोनों जॉब करने लगे तब उसने मुझे फिर प्रपोज किया और मैंने हाँ कह दी। कुछ दिनों बाद ही हमने आप लोगों को बता दिया था, परंतु पापा आप तो इतना भड़क गए कि मुझ पर हाथ तक उठा दिया, सिर्फ इसलिए कि बालिग होने के बावजूद मैंने आपकी रजामंदी चाही। आपको इस बात का धक्का लगा कि आपके कंट्रोल में होते हुए भी मैंने इतनी बड़ी जरूरत कैसे कर डाली। मैंने अपने जीवन साथी को चुनने का फैसला कैसे कर लिया। मेरा रिश्ता तय करना तो सिर्फ आपका अधिकार है। उसी तरह जैसे भैया से बिना पूछे आपने उनका रिश्ता कर दिया था। मैं जानती थी कि भैया किसी अन्य जाति की लड़की से प्यार करते हैं, लेकिन वे जानते थे आप उन्हें उससे विवाह नहीं करने देंगी। इसलिए उन्होंने आपकी पसंद की लड़की से शादी कर ली। लेकिन सॉरी पापा, मैं ऐसा नहीं कर पाई। हम पिछले 6 माह से आपकी हाँ की प्रतीक्षा करते रहे। मैं और मम्मी हिम्मत जुटाकर आपको मनाते रहे, लेकिन मेरी खुशी से बढ़कर आपको समाज और ऊंच नीच की चिंता थी।
आप मुझसे बात करना तो दूर, देखती भी नहीं थी। आपके लिए मैं मर चुकी थी। मुझसे इस घुटन भरे माहौल में रहना मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए मैंने यह निर्णय लिया। शेखर अभी भी आपको मनाना चाहता था, लेकिन मैं जानती थी कि आपका अहम बेटी की खुशी से बहुत ऊंचा है। मम्मी को कुछ मत कहना, उन्हें मेरे घर छोड़ने के विषय में कुछ भी नहीं मालूम है। बेचारी वे तो मेरे और आपके बीच में पिसकर रह गई हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं, काला करके नहीं भागी हूँ। आज ही शाम हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। मैंने मांग भी भरी और मंगलसूत्र भी पहना है। मैंने उन्हें अपनी कैप और मफलर के नीचे छुपा लिया था। अपने कपड़ों और कुछ ज़रूरी सामान के अलावा कुछ नहीं ले जा रही। अपनी जॉब की सेविंग मनी मेरे लिए काफ़ी है। 1-2 महीनों बाद वापस आएंगे अपनी जॉब ज्वाइन करने। शायद तब तक आपका गुस्सा ठंडा हो जाए और हमें अपना ले। पुलिस की मदद मत लेना, हम बालिग हैं। मैरिज सर्टिफिकेट है हमारे पास और शेखर की पेरेंट्स की अनुमति भी। मैं आप दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, परंतु मेरे जीवन पर सिर्फ मेरा अधिकार है। अपना ध्यान रखना। इस तरह जाने के लिए माफ़ी चाहती हूँ। आपकी अपनी चारू। उमा के पैरों ने जवाब दे दिया और वो धम से फर्श पर बैठ गई। आंसुओं से नज़र धुंधला गई थी। दुपट्टे से पोंछकर उसने पति की ओर ऐसे देखा जैसे बकरा काटने से पहले कसाई को देखता है। प्रभात को तो जैसे सांप सूंघ गया था। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि चारू इस हद तक भी जा सकती है। उनका अनुशासन, रोब, क्रोध सब भूल उनके संस्कारों की धज्जियां उड़ाकर वो घर से भाग गई। उन्होंने जोर से सीने को जकड़ लिया। उनकी यह हालत देख उमा अनिष्ट की आशंका से तेजी से उठी और उनका सीना मसलने लगी। उनकी हथेलियां ठंडी पड़ गई थीं। तभी प्रभात ने उन्हें इतनी जोर से धक्का दिया कि वो सोफे से टकरा कर गिर पड़ी। क्रोध में फनफनाते पति का रौद्र रूप देखकर वो चकित रह गई। जब इंसान पर क्रोध सवार हो जाता है तो वो सही गलत का फर्क करना भूल जाता है। उमा के साथ अभी किए अमानवीय व्यवहार से जैसे उन्हें कोई लेना देना ही नहीं था। यह सब तुम्हारा ही क्या धरा है। समझाया था कि लड़की की जात है, ज़्यादा सिर पर न चढ़ाओ। नौकरी की जिद भी तुमने ही पूरी करवाई थी ना। मैं तो ग्रेजुएशन के बाद ही उसका विवाह कर देता, लेकिन तुम माँ बेटे ने मुझसे ज़बरदस्ती हाँ करवाई। देख लिया ना नतीजा। अपने पैसों का रोब मार रही है। मैं भी जाता हूँ उस बेशर्म शेखर के घर और उसके माँ बाप को जेल भिजवाता हूँ। रूखे और चिड़चिड़े स्वर में प्रभात ने अल्टीमेटम दिया। अपनी चोट भूलकर उमा ने उठकर प्रभात के पैर पकड़ लिए। सुनो जी, ऐसा ना करो, ज़रा ठंडे दिमाग से काम लो। क्रोध में आकर कुछ ऐसा मत कर बैठना जिससे समाज में बात फैल जाए और हमारी जग हंसाई हो जाए। उमा ने जानबूझकर पति की दुखती रग पर हाथ धरा था। जानती थी कि समाज और जग हंसाई के डर से वे इस बात को ज़रूर दबाना चाहेंगे। वही हुआ। प्रभात जाते हुए ठिठक गए और फिर लड़खड़ाते से अपने रूम की ओर चल दिए। उमा कुछ समझती इससे पहले उन्होंने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। उमा अब तक खुद को संयत कर चुकी थी। दरवाज़ा खुलवाने का कोई फ़ायदा नहीं था। जानती थी पतिदेव को वे घायल शेर की तरह चहलकदमी करते हुए शेखर के खानदान से बदला लेने की कोई तरकीब सोच रहे होंगे। उमा को न जाने क्यों ना तो चारू पर क्रोध आ रहा था और ना ही उसकी चिंता हो रही थी। शेखर से वो 2-3 बार बाहर मिल चुकी थी। बड़ा ही शरीफ, होनहार और सुलझा हुआ लड़का लगा। बातचीत में शालीनता और स्वभाव में गंभीरता झलकती थी। शायद वे खुद भी चारू के लिए उससे अच्छा और आकर्षक वर नहीं ढूंढ पाते। प्रभात की नज़रों में वही लड़की शरीफ होती जो माता पिता के तय किए रिश्ते को स्वीकार कर ससुराल चली जाती।
प्रेम विवाह कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी दकियानूसी सोच की वजह से प्रभात ने कभी इसका समर्थन नहीं किया। उनके रिश्ते में भतीजी ने प्रेम विवाह किया था तो प्रभात ने अपने भाई की परवरिश पर दोष लगा भारी बेइज्जती की थी। इस शताब्दी में रहते हुए भी उनके विचार पुरातन पंथी थे। अत्यधिक दबाव अनुशासन से बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं या फिर बागी हो जाते हैं। उमा की नज़रों में चारू बिगड़ैल नहीं बल्कि बागी थी, जिसने अपनी बेड़ियां तोड़ने का साहस किया। तभी कॉल बेल बजी। शांता काम करने आ गई थी। उमा उसके सामने नॉर्मल रहने में नाकामयाब रही। बीबी जी, उदास लग रही हो, क्या बात है? अरे वही माइग्रेन की बीमारी, सुबह से सिर दर्द कर रहा है। लाओ, मैं सिर की मालिश कर देती हूँ, जल्दी आराम आ जाएगा। नहीं, मैं अभी दवाई लेकर लेट जाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। बीबी जी, आज चारू बिटिया जल्दी चली गई क्या? अरे हाँ, आज वो ऑफिस के काम से दूसरे शहर गई है। तभी चारू का बिखरा कमरा उमा की आंखों में घूम गया। जल्दी से ऊपर जाकर अस्त व्यस्त कमरे की हालत ठीक की ताकि शांता को कोई शक न हो। नीचे प्रभात कमरा बंद किए बैठे थे। फिर से बहाना बनाना पड़ा कि साहब ज़रूरी काम कर रहे हैं, उन्होंने डिस्टर्ब करने को मना किया है। शांता साहब के गुस्सैल स्वभाव से वाकिफ थी, इसलिए बिना सवाल किए काम करती रही। उसे पक्का विश्वास हो गया कि आज दोनों की लड़ाई हुई है, तभी बीबी जी को सिर दर्द है और साहब को भवन में घुसे हुए हैं। शांता के जाने के बाद उमा ने नाश्ता और गर्म दूध डाइनिंग टेबल पर रख दिया। एक सेब भी काट कर एयरटाइट बॉक्स में रख दिया। उम्मीद तो नहीं थी कि प्रभात नाश्ते के लिए निकलेंगे और दरवाज़ा खटखटाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। खाने पीने की सुध थी नहीं, सिर दर्द से फटा जा रहा था। दवाई ले, माथे पर पट्टी बांध उमा जैसे ही चारू के बेड पर लेटी, यत्न से दवाई रुलाई का वेग फूट पड़ा। ये चारू क्या कर बैठी? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले मुझसे ही बात कर लेती। मेरी कितनी ही सफाई देने पर भी प्रभात यही सोचेंगे कि मुझे सब पता था, लेकिन उनसे छुपाया। अभी तूफान के पहले की शांति है, जब आएगा न जाने क्या क्या ध्वस्त करेगा, किस किस की शामत आएगी। अचानक उनकी सोच अपनी पिछली बीती जिंदगी की ओर मुड़ गई। अतीत की किताब से यादों के पन्ने फड़फड़ाने लगी। पिछले 30 वर्षों का वैवाहिक जीवन यादों के पन्नों पर अक्षर बनकर उभर आया। उमा अभी 19 वर्ष की ही थी और बीए में पढ़ रही थी। उसके मामा जी प्रभात का रिश्ता ले आए। प्रभात का परिवार उनका पड़ोसी था। प्रभात की नई नई नौकरी लगी थी कॉलेज में व्याख्याता के पद पर। मामा जी ने प्रभात की इतनी तारीफ की कि उमा के पापा ने घर बार लड़का देखकर रिश्ता पक्का कर दिया। उमा पढ़ाई पूरा करना चाहती थी, लेकिन पिता ने कहा कि यदि ससुराल वाले हाँ कर देंगे तो प्रभात के कॉलेज से ही ग्रेजुएशन कर लेना। उस ज़माने में या यूँ कहो, उमा की ससुराल में विवाह से पहले वर वधू के मिलने बातचीत करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए दोनों का आपसी परिचय विवाह के बाद ही संभव हुआ। उमा 2 भाइयों से छोटी और सबकी लाडली थी, चंचल और मिलनसार। ससुराल का वातावरण कुछ गंभीर टाइप था। सास ससुर ननद बात तो करते थे, लेकिन आत्मीयता और खुलापन नहीं दिखाई देता था। सबसे गंभीर व्यक्तित्व तो प्रभात का ही लगा। व्याख्याता पद की गरिमा थी या उनका स्वयं का बनाया हुआ अभेद्य दुर्ग, जिसे पार करना उमा को असंभव प्रतीत हुआ। उस दुर्ग की दीवार शायद परिवार वाले भी लांघने से हिचकिचाते थे। उमा ने शुरुआत में दीवार तोड़ने की कोशिश तो की, वो और ऊंची मजबूत होती चली गई। हार कर उमा ने कोशिश ही छोड़ दी। जैसा आकर्षण प्रेम और पत्नी के सानिध्य की कामना एक नवविवाहित युवक में होती है, वैसी चाहत प्रभात में दिखाई नहीं दी। सहेलियों की बातें सुन लाज से छुई हुई होती, रंगीन सपने आँखों में संजोए उमा ससुराल आई, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। फिर बस वे दोनों यंत्रवत नीरस सा वैवाहिक धर्म निभाते रहे।
कुछ समय में ही उमा एक अल्हड़ युवती से एक गंभीर कर्तव्यपरायण बहू और पत्नी में तब्दील हो गई। एक दिन पति को खुश मिजाज देखकर उमा ने अपनी पढ़ाई पूरी करने की इच्छा जाहिर की तो प्रभात ने दो टूक जवाब देकर उसका मनोबल तोड़ दिया। क्या करना है बीए करके? नौकरी तो करवानी नहीं है तुमसे। मैं अच्छा खासा कमाता हूँ, अपना घर है, नौकर चाकर हैं, सास ससुर की सेवा करो, आराम से रहो। उमा ने मनुहार की, लेकिन प्रभात का तमतमाया चेहरा देखा तो डर गई। देखो, एक बात कान खोल कर सुन लो, मैं जो कहता हूँ चुपचाप मान लिया करो। मुझे औरतों का बाहर घूमना, पढ़ाई का रोब मारना, नौकरी करना और बहस करना पसंद नहीं है। शरीफ औरतों की तरह से रहना हमारे घर के संस्कार हैं। उमा नहीं जानती थी कि उसका पढ़ा लिखा पति इतना रूढ़िवादी निकलेगा। सारे घर वाले भी प्रभात के गुस्से से डरते थे। उमा ने मन मारकर हथियार डाल दिए और एक कुशल गृहिणी के कर्तव्य निभाने लगी। समय एक नीरस रूटीन में बंधा बीतने लगा। घर में एक बोझिल सा सन्नाटा फैला रहता। सब जरूरत पड़ने पर ही बात करते थे। विवाह के कुछ महीनों उपरांत कॉलेज में गर्मियों की छुट्टियां हो गईं। उमा कुछ दिनों के लिए मायके चली गई। दोनों भाई लेने आए थे। उमा का बचपना अब गंभीरता में बदल चुका था। उसका चुप चुप रहना, काम में हाथ बटाना, सुबह जल्दी उठ जाना वगैरह घर वालों को अजीब सा लगने लगा था। 2-3 दिन बाद भाभी और मम्मी उसे घेर कर बैठ गईं। भाभी मेहंदी और मम्मी उसके सिर पर तेल मलने लगी। और सुना लाडो, तेरा मन लग गया ससुराल में? तू तो बड़ी सुधर गई है, नानी दादी जैसी बातें करने लगी है। मम्मी बड़े दुलार से बोली। हाँ उम्मी दीदी, हमें भी बताओ ज़रा, हमारे जीजाजी कैसे हैं? खूब घुमाते फिराते होंगे आपको। आपका फिल्म देखने का शौक पूरा करते होंगे ना? पत्र में तो कुशल मंगल के अलावा कुछ नहीं लिखती आप। क्या जीजाजी इतना समय भी नहीं देते आपको? भाभी ने हंसते हुए प्यार से उमा के गाल पर चिकोटी काट दी। इतनी आत्मीयता और प्यार दुलार पाकर अनायास ही उमा की आंखें डबडबा उठी। स्नेहिल परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रेम से वंचित हृदय कब तक सुखी होने का दिखावा करता। सूखे हृदय पर जैसे ही प्रेम की बौछारें पड़ी, वे अश्रु बनकर आंखों के कोरों से बहने लगी। हाथों में लगी मेहंदी के कारण वो आंसू ना पहुँच सकी तो घुटनों में मुंह छिपा सिसकने लगी। भाभी और माँ घबरा कर उसे चुप कराने का प्रयत्न करने लगी। कुछ क्षणों पश्चात उमा खुद को संयत कर अपनी कमजोरी पर शर्मिंदा हो उठी, लेकिन गुबार निकल जाने से मन हल्का हो गया था। बार बार पूछने पर उसने अपनी मनोव्यथा व्यक्त कर दी। अनुशासित परिवार और आवश्यकता से अधिक अंकुश लगाने वाला पति, न आपस में न किसी बाहर वाले से अत्यधिक घुलना मिलना, घर की चारदीवारी में ही कैद रहना, ऊपर से पति का नीरस और क्रोधित स्वभाव आदि सब कुछ कह डाला। सास को ताना मारने और नुक्ताचीनी करने की आदत है तो प्रभात उसकी हर बात में गलती निकालते रहते हैं। भौतिक ज़रूरतें पूरी कर देना ही प्रभात के कर्तव्यों की प्राथमिकता थी। वो अपनी सखियों में बहुत लोकप्रिय थी और पढ़ाई के साथ उनकी मौज मस्ती भी चलती रहती थी। अपने वायदे अनुसार वो ससुराल से भी सहेलियों को खत लिखती रहती थी। प्रभात को ये सब बचकाना और समय पैसे की बर्बादी लगता था। जब सास ने ये ताना दिया कि पता नहीं अपने मायके और सहेलियों को हमारे बारे में क्या चुगलियाँ लिखती रहती है, कई बार लिफाफे भी खुले मिले तो माँ ने पत्र लिखने ही बंद कर दिए। मैंने अपनी इच्छाओं का गला घोंट दिया मम्मी, और वैसे ही रहती हूँ जैसा सब चाहते हैं। मम्मी ने उमा को सीने से लिपटा लिया और रोने लगी। हाय मेरी फूल सी बच्ची, कैसी मुरझा गई है। हमने तो अच्छा परिवार समझकर बेटी ब्याह दी थी कि राज करेगी, उन्होंने इसका क्या हाल कर दिया। मम्मी, भाभी, आप पापा और भैया को कुछ नहीं बताना। अगर भूले से भी उनको कुछ पता चल गया तो ससुराल में मेरा जीना दूभर हो जाएगा। उमा आजीजी से बोली। ठीक है बेटा, हमें तुम्हारी फिक्र है, तेरे ससुराल वालों से कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पापा को तो बताना होगा।
अगले ही दिन उमा की सभी अविवाहित सहेलियों को मिलने का न्योता भेज दिया गया। वे सब शाम को घर आ धमकीं। फिर तो सारा घर उनके उन्मुक्त ठहाकों से गुंजायमान हो उठा। चाय पकौड़ों की महफिल में एक दूसरे का हाल चाल पूछने और गिले शिकवे दूर करने में कब शाम धुंधला कर रात के आंचल में जा सिमटी पता ही नहीं चला। एक दिन छोड़ रविवार पड़ रहा था। उस दिन पिकनिक और फिल्म देखने का प्रोग्राम बना। सब सहेलियां विदा हो गईं। उमा फिर से एक टीनेजर के एहसास से भर गई थी। जीवन में मित्रता बहुत आवश्यक है। आत्मविश्वास ये सारे गम भुला देती है। हृदय में फिर से स्फूर्ति आत्मविश्वास भर देती है। अपनेपन की भावना से उमा एक ताज़े गुलाब की भांति महक उठी थी। बेटी के चेहरे पर पहले जैसी रौनक और खुशी देखकर माँ बाप का हृदय प्रसन्न और आंखें नम हो गईं। नाजों से पली बहन के प्रति ससुराल वालों का व्यवहार पता चलने पर भाइयों के क्रोध का ठिकाना न रहा। उमा के साथ बाद में कोई दुर्व्यवहार न हो, बस यही सोचकर सब अपने गुस्से को दबा गए। उमा को आए हफ्ते से ज़्यादा हो गया था। परिवार और सखियों के साथ समय पंख लगाकर उड़ रहा था। तभी प्रभात का फ़ोन आ गया कि वापस कब आ रही हो। उमा के परिवार ने सोचा प्रभात को ही मनाया जाए कि वो यहाँ आए, कुछ दिन साथ रहकर उमा को वापस ले जाए। उमा के पापा ने अपने समधी जी से फ़ोन पर शालीनता से मनुहार की कि दामाद जी कुछ समय हमारे साथ बिताएं, उनसे मिलना भी हो जाएगा और उमा को वापस भी ले जाएंगे। समधी जी ने घर वालों से बात कर सूचित करने को कहा। अगले दिन प्रभात का फ़ोन उमा के पास आया। पहले तो रूखे स्वर में उलाहना दिया कि ये तुम्हारी साजिश होगी बुलाने की। क्या तुम्हारे भाई नहीं आ सकते छोड़ने? मुझे ये सब नाटक पसंद नहीं है। उमा को पूर्वाभास था यही सुनने को मिलेगा, इसलिए वो चुप ही रही। आखिर प्रभात ही बोले, परसों आ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं ठहरूंगा, अपनी तैयारी करके रखना। समाचार मिलते ही परिवार दामाद के स्वागत की तैयारियों में जुट गया। कपड़े, गिफ्ट, मिठाइयाँ, फलों के टोकरे आदि खरीदे जाने लगे। प्रभात को शादी में वो सब कुछ दिया था जो दूल्हे को देते हैं। अब क्या नया दें? तब उमा की भाभी का सुझाव सबको पसंद आया कि क्यों न दोनों को मनाली घूमने भेज दिया जाए। अभी तक वे हनीमून पर भी नहीं गए हैं। फटाफट भैया ने हफ्ते के लिए मनाली का टिकट और होटल बुक कर दिया। एजेंट को यह कहकर एडवांस मनी दी कि 2-3 दिन में डेट बता देंगे। नियत दिन प्रभात शाम तक जबलपुर पहुँचे तो वो दिन आवभगत में ही निकल गया। फिर भी रात को शिव मंदिर के दर्शन करवा ही दिए। अगले दिन उमा के भाइयों और भाभी के साथ कई दर्शनीय स्थान जैसे बैलेंसिंग रॉक, रानी दुर्गावती का किला, कान्हा टाइगर नेशनल पार्क और भेड़ा घाट आदि देखते हुए रात ही होने आई। कार में जाने से काफ़ी समय की बचत हो गई थी। घर आकर मम्मी का बनाया स्वादिष्ट भोजन खाकर थकान दूर हो गई। भोजन करते समय प्रभात ने अगले दिन वापस जाने की बात छेड़ दी। तब पापा ने बताया कि उमा के बड़े मामा मामी मिलने आ रहे हैं क्योंकि वे विवाह में नहीं आ पाए थे। अनमने मन से प्रभात को रुकना पड़ा। अगले दिन टिकट का लिफाफा पकड़ाते हुए बड़े भैया ने कहा, ये हमारी एक छोटी सी भेंट है, ग्रीष्म अवकाश में मनाली घूम आएगी, बस तारीख बता दीजिए, बाकी सारा इंतज़ाम हो चुका है। इस अप्रत्याशित बात से प्रभात चौंक उठे। आग्नेय नेत्रों से उमा को देख बोले, तुमने बिना मुझसे पूछे सारा प्रोग्राम तय कर लिया? जीजा जी, उमा को कुछ पता नहीं कि उसके लिए भी सरप्राइज है। भाभी उमा का पक्ष लेते हुए बोली, नहीं, आप टिकट वापस कर दें, घर वाले क्या सोचेंगे? वैसे भी मुझे घूमने फिरने में रुचि नहीं है। प्रभात का रूखा उत्तर सुन सबके चेहरे उतर गए। तब पापा ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे घर पर सूचित कर देता हूँ। एजेंट को एडवांस मनी दी हुई है, वो वापस नहीं करेगा, बस बुकिंग रोक रखी है, तारीख बताने की देर है। उमा के छोटे भैया मजाक में बोले, जीजा जी, कॉलेज खुलते ही आप कॉपी किताबों में और उमा घर के कामों में व्यस्त हो जाएगी, इसलिए थोड़ा समय अकेले बिताओ, प्रकृति का आनंद लो। उमा की रुआंसी शक्ल देख प्रभात थोड़े नरम पड़े।
ठीक है, लेकिन आप मेरे घर बात मत करना। वहाँ पहुँच उनसे बात कर आपको डेट बता दूंगा। उमा का डरा सहमा सा चेहरा उनकी बात सुनकर खिल उठा। यह बात प्रभात को भी महसूस हुई। लंच के बाद उनकी विदाई की तैयारी होने लगी। सारा भेंट का सामान, सभी के शगुन के लिफाफे उन्हें पकड़ा कर तिलक कर आरती उतारी गई, टैक्सी कर दी गई थी ताकि रात तक आराम से उज्जैन पहुंच जाएं। इतनी ज़्यादा भेंट, मनाली ट्रिप और टैक्सी के इंतज़ाम पर किया गया खर्चा देखकर प्रभात नरम पड़ गए थे। आप अपना इतना सम्मान पाकर मन ही मन बहुत खुश भी थे। रात घर पहुंचकर जब प्रभात ने अपने माता पिता को मनाली ट्रिप के बारे में सूचित किया तो माँ ने मुंह बना लिया कि पता नहीं ससुराल से क्या घुट्टी पीकर आया है, कहीं बेटा हाथ से न निकल जाए। परंतु जब आशा से अधिक उपहार, शगुन, कपड़े इत्यादि उमा ने उन्हें पकड़ाए तो सारा गुस्सा छूमंतर हो गया। प्रभात ने 3 दिन बाद की डेट उमा के भैया को बता दी और अगले ही दिन कोरियर से पक्की टिकट और होटल बुकिंग की रसीद वाला लिफाफा उन्हें मिल गया। उमा के जीवन का यदि कोई स्वर्णिम काल था तो वही 6 दिन थे जो मनाली में बिताए थे, अपने सहचर के साथ ससुराल के तनावपूर्ण माहौल से दूर प्रकृति की गोद में समय बिताना मानो एक सपनों की दुनिया में खोने के समान ही था। प्रभात ने उसे कभी इतना प्रसन्न, स्वच्छंद व्यवहार करते नहीं देखा था। उसके सौंदर्य के अनोखे आकर्षण, शरीर में मादकता और चेहरे की लजीली चितवन पर शायद पहली बार उनकी नज़र ठहरी थी। उमा ने भी महसूस किया कि प्रभात का रूखा स्वभाव, कठोर भावभंगिमा धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है और चेहरे की कोमलता ने उन्हें एक नई पहचान दे दी है। उन्हें अपनी ओर एकटक देखते पाकर उमा के गाल लाल हो जाते। पहली बार पति के स्पर्श में उसे प्रेम का आभास हुआ। पति के आलिंगन में सुरक्षा और जिम्मेदारी का एहसास पनपा। शायद प्रभात भी घर के अनुशासित वातावरण में सहज व्यवहार नहीं कर पाते थे। बड़ा बेटा प्राध्यापक और संस्कारी होने का फर्ज निभाते निभाते शायद उनका अपना अस्तित्व कहीं खो गया था। गंभीरता का मुखौटा उतर जाने से उनका सरल विनोदी स्वभाव उभर आया था। कम हंसने वाला व्यक्ति कभी ठहाका लगाए तो कितना निश्चल और स्वाभाविक लगता है। कुल्लू मनाली के मनोरम दृश्यों, मंदिरों, पहाड़ों का आनंद लेते हुए जाने का दिन भी आ गया। घर पहुंचकर फिर से वही नीरस जीवन जीने की कल्पना मात्र से उमा उदास हो गई। उज्जैन पहुंचते ही प्रभात अपने पुराने खोल में समा गए। लगता था वो आतुर प्रेमी कोई और ही था जो मनाली में ही छूट गया, जिसने कुछ समय के लिए ज़िंदगी में खुशी के फूल खिला दिए थे। कुछ दिनों बाद कॉलेज खुल गया। प्रभात और उमा अपनी अपनी दिनचर्या में ऐसे व्यस्त हो गए जैसे वे कभी कहीं गए ही नहीं थे। जब मन का मिलन न हो, पति पत्नी साथ में रहते हुए भी एक दूसरे से दूरी बनाए रहते हैं। उमा को उस घुटन भरी हवा में सांस लेना भी दूभर होता जा रहा था। अभी मनाली से आए 2 महीने भी नहीं हुए थे कि वहां बिताया कोमल प्यार से भरपूर रंगीन प्रणय काल उमा की कोख में अंगड़ाइयां लेने लगा। उमा के पांव भारी होने की खबर मायके तक पहुंची तो वे उपहार लेकर उज्जैन पहुंच गए। पहली बार पिता बनने की बौखलाहट से प्रभात थोड़े सक पकाए, लेकिन फिर इस जिम्मेदारी को भी उठाने को तैयार हो गए। उमा की सेहत का खास ख्याल रखा जाने लगा और फिर कुणाल का जन्म हुआ। उसे याद है एक बार उसने प्रभात से कहा कि वो बेटी चाहती है, तो उनका जवाब था नहीं, पहले बेटा होगा तो तुम्हारा मान और हमारा वंश दोनों आगे बढ़ेंगे। ये दकियानूसी सोच सुनकर उमा मायूस होकर ईश्वर से कामना करने लगी कि बेटा ही देना, शायद उसके दिन फिर जाएं। उमा की किस्मत तो नहीं बदली, लेकिन कुणाल सबका लाडला खिलौना बन गया। उमा की नीरस जिंदगी में कुणाल का आना बिल्कुल वैसा था जैसे सूखी पड़ी धरती पर वर्षा की फुहार पड़ जाने से वो स्निग्ध और उपजाऊ बन जाती है। बेटे के नन्हे मुलायम शरीर को छाती से चिपका वो असीम सुख का अनुभव करती थी। अभी कुणाल 4 वर्ष का भी नहीं हुआ था कि चारों उसकी गोद में आ गई।
बेटी की चाहत पूरी होने पर सबसे अधिक प्रसन्नता उसे ही हुई। धीरे धीरे माँ बेटी का रिश्ता प्रगाढ़ होता चला गया। दादा दादी का प्यार दुलार कुणाल पर ज्यादा उंडेला जाता था, इसलिए वो जिद्दी और उद्दंड होता चला गया। एक दिन डरते डरते उमा ने कुणाल की शिकायत की कि उसकी हर जिद पूरी होने से वो मनमानी करने लगा है। मम्मी पापा मुझे उसे डांटने भी नहीं देते। प्रभात ने उल्टा उमा को ही दोषी बना दिया। तुमसे बच्चे संभाले नहीं जाते, कैसी माँ हो। अपने बुढ़ापे में पोते से खेल कर बात कर, अगर मम्मी पापा खुश होते हैं तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती है। आइंदा से शिकायत लेकर मेरे पास न आया करो। एक रविवार सुबह सभी सदस्य आंगन में बैठे थे। उमा चारू को नाश्ता खिला रही थी, लेकिन कुणाल इधर उधर दौड़ लगा रहा था। शरारत में उसने दादी का चश्मा उतारकर फेंक दिया और दादाजी के हाथ से अखबार छीन लिया। वे हंसने लगे तो उसका उत्साह और बढ़ गया। वो दौड़ता हुआ प्रभात की कुर्सी से टकरा गया। प्रभात के हाथ में चाय का कप छलक गया और गर्म चाय कपड़ों पर गिर गई। वे पहले से ही दादा दादी से की गई बदतमीजी देख रहे थे। ऊपर से यह हादसा होते ही आग बबूला हो उठे। कुणाल को पकड़कर एक जोरदार चांटा रसीद कर दिया। कुणाल पहले तो हक्का बक्का होकर उन्हें देखता रहा, फिर रोता हुआ दादा दादी के पास चला गया। जैसे ही उन्होंने कुछ कहने को मुंह खोला, वहीं प्रभात ने कठोर शब्दों में उन्हें रोक दिया। आप दोनों की शह पाकर ही ये इतना बदतमीज हो गया है। न ही इसे बड़ों का लिहाज है और न ही कोई संस्कार सीख रहा है। दादी उमा पर आरोप लगाने लगी कि ये इसे कुछ कहती ही नहीं। किसी का भी पक्ष न लेते हुए प्रभात ने कहा कि आज के बाद कोई इसकी गलतियां बर्दाश्त नहीं करेगा। कुणाल को पकड़कर प्रभात बोले, अगर आगे से कोई भी शैतानी की तो अंधेरे कमरे में बंद कर दूंगा और कुछ खाने को भी नहीं मिलेगा, समझे। पापा का ये नया रूप देख बच्चे घबरा गए। चारू तो डरकर उमा के पीछे छुप गई। कुणाल सिसकता बड़ी आशा भरी नजरों से दादा दादी को देख रहा था कि वे पापा को डांटेंगे, लेकिन वे भी प्रभात के गुस्से से डरकर चुप बैठे रहे। उस दिन से बच्चे प्रभात से डरने लगे। कुणाल की शैतानियां धीरे धीरे कम होने लगीं। स्कूल से वापस आकर उमा के साथ होमवर्क करता, चारू के साथ खेलता और फिर सो जाता। दादा दादी पर से उसका भरोसा उठ चुका था। समझ गया था कि पापा का स्थान घर में सर्वोच्च है। बच्चों के हृदय में पापा के प्रति भय और अनचाहा सा आदर भाव पनप गया था। जवान होने तक वे पापा के साथ असहज ही रहे। अपनी बात, अपनी ज़रूरत वे उमा के द्वारा पापा तक पहुंचा देते थे। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था और उमा के लिए सम्मान। समय का पहिया अपनी गति से घूमे जा रहा था। एक के बाद एक बच्चों की दादा दादी गुजर गए। उमा की ननद की शादी भी चारू के जन्म से पहले हो चुकी थी। प्रभात अब यूनिवर्सिटी में रीडर के पद पर कार्यरत थे। कुणाल MBA करके भारतीय नौसेना बेस ऑफिस में लग गया था और अब पदोन्नति के बाद सीनियर मैनेजर के पद पर नियुक्त था। चारू भी BA करके बैंक परीक्षा पास कर असिस्टेंट मैनेजर बन गई थी। कुणाल के विवाह के पश्चात प्रभात भी रिटायर्ड हो गए थे। कुणाल के मन में जो बचपन में गांठ पड़ गई थी, उसके बाद वो कभी भी पापा से खुल के बात नहीं कर पाया। प्रभात की धारणा थी कि शुरू से बीवी बच्चों को दबा कर रखना चाहिए, वरना वे हाथ से निकल जाएंगे। चारू फिर भी कभी अपनी बात निडरता से कह देती थी, लेकिन कुणाल अंतर्मुखी, भावुक और गंभीर बन चुका था। बचपन में मिली फटकार और अपमान के कारण उसका आत्मविश्वास खो चुका था। अब प्रौढ़ावस्था में पहुंचकर उमा को खुद पर ग्लानि, शर्म और गुस्सा आता है कि कैसे ससुराल आते ही उसने सास ससुर एवं पति के सामने घुटने टेक दिए। कहाँ खो गई वो तेज तर्रार लड़की जो सच का साथ देने के लिए अध्यापकों से भी भिड़ जाती थी। मायके में मिले लाड़ प्यार के कारण ससुराल में बड़ा अकेलापन लगता था। किसी गलती से मायके की बदनामी न हो जाए, सोचकर वो बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखती थी। यहाँ की रोक टोक, तानेबाजी और अपने प्रति सबके विरक्त भाव ने उमा को समय से पहले ही परिपक्व बना दिया था।
एक उसकी बेटी चारू है, जो घर के तनावयुक्त कठोर अनुशासन में पली बढ़ी होने के बावजूद अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना जानती है। या तो कुणाल से कम आंके जाने पर या बेवजह लगाई गई पाबंदियों के कारण उसका विद्रोह बलवान होता चला गया। 12वीं में बहुत अच्छे अंक लाने पर उसने को-एड कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए भूख हड़ताल कर दी थी। बहन के पक्ष में कुणाल पापा से बहस करने से नहीं डरता था कि चारों के बहुमुखी विकास के लिए को-एड कॉलेज बेहतर है, वहाँ का टीचिंग स्टाफ बेस्ट है। प्रभात भी तो पहले वहीं पढ़ाते थे। चारू 2 दिन से भूखे रहने से बीमार पड़ गई तो हार कर प्रभात को झुकना पड़ा। चारों की नौकरी करने की जिद के आगे भी उनकी तानाशाही नहीं चली। बच्चों की डोर हाथ से फिसलते देख उनके अहम को बहुत चोट लगी थी। उनके आक्रोश और कुंठा का शिकार बेचारी उमा ही बनती। बच्चों को शह देने का परमानेंट ठप्पा तो उस पर लग ही चुका था। बच्चों और पति के बीच पिसती उमा को उच्च रक्तचाप की बीमारी लग चुकी थी। प्रभात भी अपने गुस्से और ईगो के कारण इस बीमारी से अछूते नहीं थे। अचानक नीचे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ ने उमा को अतीत से खींच वास्तविकता में ला पटका। वो झटके से उठ बैठी। अब तो लंच का टाइम हो गया है, जल्दी से फुलके बना देती हूँ। लेकिन जब तक वो सीढ़ियाँ उतरी, प्रभात घर के बाहर जा चुके थे। कहाँ गए समय? शेखर के घर या पुलिस स्टेशन? उमा का कलेजा मुंह को आ गया। फ़ोन लगाया तो प्रभात ने उठाया ही नहीं। उमा माथा पकड़कर बैठ गई, कहीं हाथापाई पर न उतर आए। शेखर के माता पिता काफ़ी समझदार और शरीफ लगे थे उमा को। बड़े संयम से उन्होंने कहा था कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। बच्चों ने जांच परख कर ही एक दूसरे को चुना है, मगर प्रभात के लिए अपने अहम से बढ़कर कुछ नहीं था। चारों की इतनी हिम्मत कैसे हो गई अपने आप जीवन साथी चुनने की? शेखर के पेरेंट्स कितने मायूस होकर गए थे। उमा का मन कसैला हो गया। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेष अगले भाग में हम कहानी सुनाएंगे। दोस्तों, मिलते हैं